वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चर बॉटनी। तो एग्रीकल्चर बॉटनी में हमारा अध्याय था, हमारा चैप्टर था प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब पादप कारिकी। पादप कारिकी में हम लोग 4 चीज़ें पढ़ने वाले थे। उसमें से सबसे पहला चीज़ हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर टॉपिक में देखेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को हम लोग इन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम लोग श्वसन का परिभाषा, डेफिनेशन। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण देखे हुए हैं और श्वसन में अंतर देखेंगे। जंतु और पादप श्वसन में अंतर देखेंगे। एनिमल एंड प्लांट रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखेंगे। फिर है श्वसन व दहन में अंतर। दहन मतलब कंबस्शन होता है, तो रेस्पिरेशन और कंबस्शन में डिफरेंस देखेंगे। फिर देखेंगे श्वसन व किण्वन में अंतर। यहाँ पे अंतर बहुत सारे पढ़ने हैं। किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन में अंतर देखेंगे। उसके बाद है श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एरोबिक, एनएरोबिक, वायवीय, अवायवीय, तो दोनों प्रकार को हम लोग देखेंगे। फिर है श्वसन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिख लेना, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग कौन कौन से पाथवे के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होता है, ईएमपी पाथवे होता है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा चीज़ है और बाकी सब छोटा छोटा डिफरेंस बिटवीन जैसे है। उसके बाद देखेंगे श्वसन गुणांक, रेस्पिरेशन कोसेंट, आरक्यू से डिनोट करते हैं इसको, रेस्पिरेशन कोसेंट, श्वसन गुणांक। फिर देखेंगे वायवीय श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अब शुरू करते हैं परिभाषा से। देखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। तो श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। श्वसन वह होता है जटिल कार्बनिक यौगिकों का, जटिल कैसे कार्बनिक यौगिक? जो जटिल हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जटिल कार्बनिक यौगिकों का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। उसका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर, जल H2O में टूट जाना। जटिल कार्बनिक यौगिकों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाना, और साथ में ऊर्जा, कितना ऊर्जा? 673 होता है किलो कैलोरी में। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज को, C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। यह वायु की उपस्थिति में होता है। 2 प्रकार होते हैं, एक वायु की उपस्थिति में नहीं होता है और एक होता है एरोबिक और एनएरोबिक होता है। तो वायु का उपस्थिति वाला हम लोग लेते हैं। एक सामान्य परिभाषा में वायु की उपस्थिति वाले को हम लोग बता सकते हैं। अब ये बनता है वायु की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इस क्रिया को हम लोग इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, करके लिखना और इस इक्वेशन को लिख देना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर
प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है, ये एक रचनात्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रचनात्मक, मतलब कुछ बनता है। और ये क्या है? नाशात्मक, यहाँ पर चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उपचयी या एनाबॉलिक प्रोसेस, अपचयी क्रिया या कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसका रिएक्शन देखना जस्ट एक दूसरे से उल्टा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उपयोग, किस चीज़ का उपयोग हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का, जल का। और क्या बन रहा है? उत्पाद में ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये जस्ट उल्टा यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ग्लूकोज, मतलब क्या चीज़ का उपयोग हो रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उत्पाद में देख लो, इस तरीके से लिखना है। 3 पॉइंट यहीं से बन गया। अब और 2 पॉइंट देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, 4 या 5 नंबर के, तो 4-5 पॉइंट हम लोग के पास रेडी होना चाहिए। यह कौन सी जगह में होती है? कोशिका के या सेल के जिनमें क्लोरोफिल हो, जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति हो। और ये कहाँ होती है? तो जिसमें क्लोरोफिल होती है वहाँ तो होती है वह सभी जीवित कोशिका जिसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चौथा नंबर है प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति यहाँ पर जरूरी है। और यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति से कोई संबंध नहीं है। हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 5 पॉइंट में कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग जंतु श्वसन, एनिमल रेस्पिरेशन और पादप श्वसन, प्लांट रेस्पिरेशन में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला थिंग है जंतु, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या ये चीज़ प्लांट में पाया जाता है? तो नहीं। दूसरा चीज़ है गैस का विनिमय, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? किसके थ्रू होता है? तो किसी किसी जंतु में त्वचा के थ्रू, स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू, जैसे कि मछली में गिल्स के थ्रू, त्वचा जैसे कि अर्थवर्म, केंचुओं में होता है। और जैसे कि हम लोग मनुष्य में क्या होता है और दूसरे जानवरों में क्या होता है? फेफड़ों के थ्रू होता है, लंग्स बोलते हैं। और पादप में कैसे होता है गैस का एक्सचेंज? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण भिन्न तरीके से होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो उसी के वजह से दूसरे तरीके से गैस एक्सचेंज होता है। अब जंतु में किस प्रकार का प्रकार आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रकार आता है। तो जंतु में सिर्फ एरोबिक ऑक्सीशोषण ही होता है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं। पादप में कैसा शोषण होता है? तो ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों चीज़ होता है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? अनऑक्सी शोषण क्या होता है? तो बिना ऑक्सीजन के। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है श्वसन के लिए, तो उसको बोलते हैं अनऑक्सी शोषण। वो भी देखेंगे आगे। इसको लिख लो, मिटाता हूँ। श्वसन और दहन में अंतर। जो श्वसन होता है और दहन होता है वो लगभग एक समान क्रिया है। दोनों में ऊर्जा निकलती है, लेकिन वो दोनों एक समान ही नहीं होती हैं। जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसका क्रिया नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है। और एक क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ऊर्जा की हानि कम होती है और एटीपी के रूप में संचयित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे ऊर्जा की हानि कम हुई और यहाँ पे ऊर्जा की हानि अधिक होती है। दहन मतलब जल जाना ही होता है किसी चीज़ का, तो वो सिर्फ ऊष्मा के रूप में अधिक हानि होता है। अब देखते हैं, आइए अब देखते हैं। ऐसे अंतर ही अंतर हो जा रहा है, कोई बात नहीं, एक और देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है श्वसन, रेस्पिरेशन और किण्वन फर्मेंटेशन। श्वसन और किण्वन में अंतर।
सबसे पहले क्या होता है, इसका श्वसन का पूर्ण ऑक्सीकरण, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और फर्मेंटेशन किण्वन क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। फिर है श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में भी चलेगा, लेकिन वो कैसा, अनाक्सी श्वसन है, लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन में होता है। उसी को ही एरोबिक ऑक्सी श्वसन को ही मुख्य रूप से श्वसन बोलते हैं। और ये बिना ऑक्सीजन के भी होता है किण्वन। तीसरा नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है श्वसन में, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलता है। उसके जगह इसमें लैक्टिक एसिड, एथिल अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ें निकलते हैं। श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर में होती है और किण्वन की क्रिया कोशिका के बाहर में होती है, आउट ऑफ द सेल, इन ऑफ द सेल। अब इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन में, और किण्वन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो इतना डिफरेंस याद रखना पर्याप्त है। अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसको भी टेबल के रूप में पढ़ेंगे, अंतर के रूप में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑक्सी श्वसन। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी, एनएरोबिक, एयर की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। यह है पूर्ण ऑक्सीकरण। जो भोजन होता है, जो फूड होता है, जो ग्लूकोज है, उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भोजन का, भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे अंतिम उत्पाद, एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन उसके जगह में अल्कोहल है। यहाँ पर वाटर था, यहाँ पर अल्कोहल है। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कॉमन है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना, 673 किलो कैलोरी। ये बहुत अधिक ऊर्जा होती है। यहाँ इसके विपरीत बहुत कम ऊर्जा, मात्र 21 किलो कैलोरी ऊर्जा, ये बहुत कम ऊर्जा होती है। ऑक्सी श्वसन में एक मॉलिक्यूल, एक अणु ग्लूकोज 38 एटीपी बनाता है, और यहाँ पर एक अणु ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 एटीपी, 2 एटीपी बनाता है। अब देखते हैं ये कहाँ पर होता है ऑक्सी श्वसन। तो छठवां नंबर पॉइंट के रूप में लिख लेना, सभी जीवधारी और प्लांट्स में, ये सभी में होता है, कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। और अनाक्सी श्वसन केवल कुछ वनस्पति में, केवल कुछ प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया में, तो बहुत कम जीव जंतुओं में ये होता है अनाक्सी श्वसन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है श्वसन की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हम लोग देखे, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी और अनाक्सी, एरोबिक और एनारोबिक। तो श्वसन की जो क्रिया होती है, क्रियाविधि होती है, वो दोनों के लिए एक प्रकार से अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो ये 4 स्टेप का मैं लिखा हुआ हूँ श्वसन की क्रियाविधि, वो है ऑक्सी श्वसन की। और अनाक्सी श्वसन में सिर्फ ये स्टेप होता है, उसके बाद इन स्टेप के बजाय एक दूसरा स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सी श्वसन को देखते हैं। वह शुरू होता है ग्लूकोलाइसिस से। हम लोग को बॉडी में ग्लूकोज मिलता है। प्लांट लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लूकोज को डायरेक्टली खा लेते हैं, राइस के थ्रू, चावल के थ्रू, रोटी के थ्रू, इस तरीके से हम लोग खा लेते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। अब श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज बना हुआ होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, पादप हो या जंतु हो, तो वो ग्लूकोज सबसे पहले उसका ग्लूकोलाइसिस होता है। ग्लूकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक है,
तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर बनाता है, ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। इसी को बोलते हैं ग्लूकोलाइसिस। ये केवल एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, ये नहीं है कि ग्लूकोज से डायरेक्ट पायरुविक एसिड बन गया। ये एक लंबा रिएक्शन है, कई सारे स्टेप होते हैं। हम लोग जब इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन मैं पूरा लंबा रिएक्शन बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पीएटी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आप लोग बुक रिफ़र कर लेना। जो मेन पॉइंट्स है पीएटी के आने के लायक उसको देखते हैं हम लोग, और शॉर्ट क्वेश्चन आने के लायक 2 नंबर से 3 नंबर आने वाले क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल। ये क्या हो गया, ग्लिकोलाइसिस क्या हो गया, ये किस में होगा, ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण दोनों में होगा। ऑक्सी शोषण में, ऑक्सी में एरोबिक में ग्लूकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल बनता है, और इसमें अनॉक्सी में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के बाद वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है। अनॉक्सी में, जब अनॉक्सी बताऊंगा तो बताऊंगा, वहाँ पे एल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे लिख लो एनएरोबिक के लिए एल्कोहल में चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड, इस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अनॉक्सी शोषण में। अब इधर हम लोग देखते जाएंगे वायवीय शोषण, ऑक्सी शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें ग्लूकोलाइसिस के बाद क्या होगा, क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी बनता है, हाइड्रोजन। अब तीसरा नंबर स्टेप में इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनने के बाद क्रेब चक्र में क्या बनता है पूछा जाए तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन भी बनता है। लेकिन हाइड्रोजन ऐसे नहीं बनता है, वो NAD के साथ मिलके NADH2 बना देता है। NAD से ये वाला हाइड्रोजन मिलके NADH2 बना देता है। अब तीसरा नंबर स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, जो क्या हो चुका है, NADH2 बन चुका है, तो वहाँ पर का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, H+ होता है। इस तरीके से वो ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है वाटर, H2O। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ऑक्सीजन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन देने वाला हाइड्रोजन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर हाइड्रोजन है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्राही है ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में क्या बनता है, अंतिम रूप से वाटर बनता है। हम लोग पढ़े थे श्वसन की परिभाषा में, ग्लूकोज क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अनॉक्सी वाले में क्या बनता है, तो एल्कोहल बनता है या लैक्टिक एसिड भी बनता है। वो भी डायरेक्ट नहीं बनता ना, उसके बीच में और एक प्रक्रिया होता है। सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड बनता है, उसके बाद एल्कोहल बनता है। और यहाँ पे क्या क्या बना ग्लूकोज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और क्या बनता था, एनर्जी रिलीज होता था, ATP। तो ATP ये सब में भी अलग अलग निकलता ही है। एनर्जी रिलीज, एक ATP से कितना एनर्जी बनता है, तो 10,000 कैलोरी एनर्जी या 10 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है एक ATP से। अब हम लोग एक एक करके डिटेल से ग्लिकोलाइसिस से लेकर एनर्जी रिलीज को हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है ग्लूकोलाइसिस, ग्लूको का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ये कहाँ पर होता है, सेल के कोशिका द्रव्य में, सीटोप्लाज्म में।
याद रखना ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, आगे के प्रोसेस देखेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास के बाहर के क्षेत्र। दूसरा नंबर है ये किस में होता है, ग्लूकोलाइसिस। तो मैंने क्या बताया, एनारोबिक वाले में, अनाक्सी में सिर्फ ग्लूकोलाइसिस होता है, उसके बाद फिर एल्कोहल बन जाता है, आगे की चीज़ क्रेब चक्र क्रेब साइकिल वगैरह नहीं होते हैं। तो इस किस में होता है अंतिम रूप से, एरोबिक, एनारोबिक, आक्सी और अनाक्सी में। अब इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है ग्लूकोलाइसिस का, तो ये रिएक्शन को देखो, ये क्या है, ग्लूकोज है, NAD ADP का ATP बन गया, NAD का बन गया NADH2, और ग्लूकोज क्या बन गया इस रिएक्शन में, तो पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड। तो अंतिम कितने ठो बना है, 2 ठो बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर लिख देना अंतिम उत्पाद में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या पायरुविक अम्ल के 2 अणु, ऐसे करके लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की चीज़ देखते हैं। दूसरा नंबर है क्रेब्स चक्र। अगला नंबर है, स्टेप नंबर 2 है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या होता है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, ग्लूकोलाइसिस पढ़े, अब पढ़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। ग्लूकोलाइसिस में क्या हुआ था, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ था, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीकरण होके क्या बना था, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होके बना था पायरुविक अम्ल। अब देख रहे हैं क्रेब्स साइकिल, तो इसमें क्या होता है, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, हम लोग को ग्लूकोलाइसिस से मिला है पायरुविक अम्ल, तो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होके बनेगा पायरुविक एसिड, इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि हम लोग आउटलाइन में देखे हुए हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही नहीं बन जाता है पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड, वो कई सारे रिएक्शन, उसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। कई सारे रिएक्शन अभिक्रियाओं से मिलके बनी हुई होती है क्रेब्स चक्र, एक ही स्टेप का काम नहीं है। कैसे कैसे होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये कहाँ पर होता है, ग्लूकोलाइसिस कहाँ पर होता था, तो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में। अब ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ऐसे करके याद रखना। अब ये किस में होता है, ग्लूकोलाइसिस एरोबिक और एनेरोबिक, ऑक्सी और अनाक्सी शोषण दोनों में होता था। ये होता है सिर्फ एरोबिक में, ऑक्सी शोषण में ही होता है, इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। ये क्रेब चक्र ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पीएटी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और मतलब 1 वर्ड वाला क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं, और तुम्हारे 12th के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आ सकता है आराम से। तो आपको इसके पूरा चक्र बताना पड़ेगा बहुत अच्छे से, मैं चक्र बताऊंगा। अब जो पायरुविक अम्ल हम लोग को ग्लूकोलाइसिस से प्राप्त हुआ है, वो कोएंजाइम ए के साथ मिलके कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में कोएंजाइम ए होता है, उसके साथ मिलके क्या बनाता है, असेटाइल CoA। इसी का शॉर्टकट में लिखा हुआ है, असेटाइल CoA बनाता है। ये सबसे पहला क्रिया है क्रेब्स साइकिल में पहुंचने के पहले, ग्लूकोलाइसिस के बाद और क्रेब्स साइकिल में पहुंचने के पहले। अभी क्रेब्स साइकिल में हम लोग नहीं आए हैं, साइकिल में हम लोग यहाँ पर बाद में आएंगे, उससे पहले की बात है। पायरुविक अम्ल का क्या हुआ, साइकिल में तो हम लोग को लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उससे पहले हम लोग को क्या हुआ, पायरुविक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया के कोएंजाइम ए से क्या बनाया, असेटाइल CoA। अब असेटाइल CoA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड। यहाँ से शुरू होता है हम लोग का क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल। यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाया, OA के साथ मिलकर क्या बनाया, सबसे पहला बनता है साइट्रिक एसिड। पहला अम्ल करके याद रखना,
साइट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनने वाला सबसे पहला अम्ल है, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है। इसको टिक स्टार मार के रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है पीएटी में। अब देखो ये क्रेब्स चक्र है, इसमें साइट्रिक एसिड के बाद बनेगा आइसोसाइट्रिक एसिड। वैसे वैसे ही 8 टोटल एसिड बनते हैं, इसको छोड़कर एसिटाइल से होकर, इसके साथ मिला के टोटल 9। तो ये बार बार ये चक्र घूमते रहता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रेब्स चक्र। अब मैं क्रेब्स चक्र को थोड़ा अच्छा से बताता हूँ। क्रेब्स चक्र को देखते हैं अच्छे से देखना और याद करते जाना। ग्लूकोज, ये क्रेब्स चक्र यहाँ पर नहीं है, ये ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, पायरुविक एसिड से असेटाइल CoA बनना, असेटाइल कोएंजाइम बनना, ये दोनों के बीच का कड़ी है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के। यहाँ पर को लिख दो ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या है, दोनों के बीच का लिंक। और उसके बाद है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड का असेटाइल CoA, यहाँ पर को एंजाइम A के साथ मिलकर क्या बना है, असेटाइल को एंजाइम A। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो अंतिम रूप से बनता है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA करके लिखा हुआ था, थोड़ा पहले पीछे करके देख लेना। OAA असेटाइल CoA के साथ मिलकर बनता है सबसे प्रथम उत्पाद, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्या होता है, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। तो क्या बोला मैंने, OAA के साथ मिलकर असेटाइल CO क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड। अब साइट्रिक एसिड के बाद बनता है आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड के बाद बनता है सक्सिनिक एसिड, अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मालिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद ऐसे ही चक्र चलते जाता है, उसके बाद फिर साइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है, जब तक जिंदगी है तब तक। ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का सांस लेना बंद, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, तो एक ट्रिक याद करना। एक ट्रिक याद करना, ACCIO के सुसुफुमाओ, ACCIO के अल्फा के है, अल्फा को छोड़ो, सुसुफुमा यहाँ पर भी है, फुमा यहाँ पर भी है, ओ फिर ACCIO के सुसुफुमाओ, ACCIO के सुसुफुमाओ। इस तरीके से याद करना, याद हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्रेब्स साइकिल बहुत आसानी से याद हो जाएगा, उसमें इतना एक एक रटना नहीं पड़ेगा। इसको 2-4 बार लिख के देखना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम रूप से क्या बनता है, पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये होता है क्रेब्स चक्र। न सिर्फ यही, यहाँ पर वाटर भी होता है। इस तरीके से बैलेंस करके लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बनता है NaDH2 और यहाँ पे NAD भी होता है। तो इस तरीके से लिख देना, ये 10 NAD है और ये 10 NADH है, अच्छे से लिखो थोड़ा, प्लस 10 NAD। तो इसको, इस चक्र को बनाने के बाद ना लास्ट में लिखना इसको,
क्रेब्स चक्र का अंतिम अभिक्रिया, फाइनल रिएक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल, इस तरीके से लिखना। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम देखेंगे। स्टेप नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। ये कहाँ पर होता है? ग्लूकोलाइसिस कहाँ पर होता था? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। वो कहाँ पर होता था? सेकंड नंबर स्टेप क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो भाग होते हैं, मैट्रिक्स होता है और क्रिस्टी होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता था? तो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया के। ये किस में होता है? तो ये होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑक्सीशोषण में। एनारोबिक में नहीं होता है। एनारोबिक में सिर्फ क्या होता था? तो ग्लाइकोलाइसिस। अब इसमें क्या बनता है? जो NADH2 है, ये हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त किए हैं? क्रेब्स चक्र में भी हम लोग प्राप्त किए हैं और शुरू वाले में ग्लाइकोलाइसिस में भी प्राप्त किए हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं फाइनली वाटर। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, अब हम लोग का क्या बन चुका है? वाटर बन चुका है। और यहाँ पे साथ में ATP भी बनता है। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कंप्लीट हुआ। अब चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, एनर्जी रिलीज। ऊर्जा विमुक्ति। इसमें क्या होता है? जो ATP होता है वो टूटता है ADP में और एक फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड H3PO3 में, PO4 में। और क्या बताया था? 10,000 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है, जो अन्य कार्यों में उपयोगी होता है, जैसे कि इस पेन को उठाना, कुछ काम करना, मुक्का मारना, इस तरीके से काम में उपयोगी होता है। तो ग्लूकोज का अंतिम में एनर्जी के रूप में यूटिलाइज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी बना। तो हमारा ग्लूकोलाइसिस खत्म होता, क्रेब्स चक्र, ये पूरा इसका श्वसन की क्रिया विधि खत्म होता है। अब आगे के टॉपिक देखते हैं, 2 टॉपिक और बचे हैं। टॉपिक है श्वसन अनुपात या गुणांक या भागफल। तीनों अगर पूछा जाएगा तो एक ही चीज़ है, रेस्पिरेटरी कोसेंट बस बोलते हैं इंग्लिश में, रेशियो या कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन रेस्पिरेटरी कोसेंट ही बोलते हैं इंग्लिश में। इसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला ही उसका डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्या होता है फार्मूला? देखो, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपयोगित ऑक्सीजन की मात्रा। कोई पौधा जितना ऑक्सीजन ले रहा है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, उन दोनों के बीच के अनुपात को, भागफल को या गुणांक को, उसको बोलते हैं RQ, रेस्पिरेटरी कोसेंट, श्वसन अनुपात। छोटा सा चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? तो 1। फैट या वसा का होता है 0.7। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट ही कर लो और याद कर लेना। प्रोटीन का होता है 0.8 से 0.9। साइट्रिक एसिड का होता है 1.3, या ऐसा भी लिखा रहेगा 1 से ज़्यादा करके, इस तरीके से लिखा रहेगा तो भी सही है। और साइट्रिक एसिड के जगह में ऑर्गेनिक एसिड
कार्बनिक अम्ल ऐसा लिखा रहेगा, तो उसके लिए भी होता है एक से ज़्यादा। एक और पॉइंट 5वां नंबर पॉइंट में लिख लेना, किसी भी कार्बनिक अम्ल का होता है करके एक से ज़्यादा करके लिख लेना। आज का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, वायवीय श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन मतलब कौन सा, ऑक्सी या अनॉक्सी? तो ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला है तापक्रम, टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे तापक्रम बढ़ते जाता है वैसे वैसे श्वसन दर बढ़ते जाता है। तो बढ़ने पर बढ़ना, ऑन इंक्रीजिंग इट इंक्रीजेस। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बढ़ता है तो वायवीय श्वसन का दर बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो बढ़ने पर घटता है, यहाँ पर बढ़ता है याद रखना, यहाँ पर घटता है याद रखना। ऑक्सीजन होने से बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेंगे तो बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से क्या होगा, मतलब घट जाएगा। अब देखना, फलों के लिए याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन होना चाहिए 3% और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए 5%। एक दो बार पूछा गया है दोनों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए इसको जरूर याद रखना। अब पानी, जल का देखते हैं, H2O का बढ़ने पर बढ़ता है। और अंतिम रूप से देखते हैं प्रकाश का, लाइट बढ़ने पर घटता है। प्रकाश होने पे क्या होता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े हैं, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाशीय श्वसन, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पढ़ चुके हैं, बढ़ने पर घटता है। तो इसके साथ साथ इसको भी याद रखना, बढ़ने पर घटता है, एक कहाँ पर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, ये दोनों को याद रखना, बढ़ने पर घटता है, बाकी सब बढ़ने पर बढ़ता है। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।